लास्ट में आपको क्या था, इंजीनियरिंग फिजिक्स था, तो इस बार क्या होगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इंस्टेड ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स वी हैव टू स्टडी दिस सेमेस्टर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। एंड सब्जेक्ट टीचर नेम इज फीजी पीसे मैडम। ओके, पीसे मैडम है, लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने बी डिवीजन को पढ़ाया था, इस सेमेस्टर में अपनी ई डिवीजन का। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट था उसका भी सेकंड पार्ट है। एंड दिस सब्जेक्ट टीचर माई सेल्फ। ओके, आफ्टर दैट बी ट्रिपल ई, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें ए यहाँ पे बी ट्रिपल ई। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, and teacher name is Fian Khandekar sir, from electrical department. Okay, basic electrical and electrician engineering। वो खुद भी उनका इंट्रोडक्शन देंगे आपको, जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो उनका इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर लिख के रखो आपके पास, क्योंकि लगेगा आप सेमेस्टर सेकंड में आपको। ओके, उसके बाद पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट है, सी प्लस प्लस। ओके, तो ये जो पढ़ा रही हो मैडम है अक्षता जादव मैडम, from CSE department। Next, engineering graphics and CAD। Okay, engineering graphics and CAD। Subject teacher name is YM Kedkar। He's also teach you last semester BCME 2, mechanical engineering, basic mechanicals। इन्होंने लास्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाए खेड़कर सर ने, वैसे आपको एज इट इज है। उसके बाद पीसीए, लास्ट में सीएस था, इस बार पीसीए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। and the subject teacher name is DS चौधरी। या सेमिस्टरला जो चौधरी सर असेल तुम्हाला शिकवायला प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंजिनिअरिंग आणि ग्राफिक्सला काय सेम आहेत, वाय एम खेडकर सर आहेत। ओके, प्रोग्रामिंग फ्रॉम सॉल्विंगसाठी सी प्लस प्लस जाधव मॅडम आहेत, बेसिक इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी खेडकर सर आहेत, सॉरी खांडेकर सर आहेत। इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स मी शिकवणार आहे ॲज इट इज, इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री ते काय असेल पीसी मॅडम आहे। ओके, तर आपण मी आणि खेडकर सर ॲज इट इज आहे, मी दोघं जण, फक्त रिमेनिंग 4 आहेत काय आहेत, न्यू आहे तुमच्यासाठी। ओके, काय प्रॉब्लेम नाही। चौधरी सर डीन ॲडमिशन आहेत। Okay, this is our timetable. Next we will discuss about our engineering mathematics second। Okay, engineering mathematics second, सेम प्रोसिजर नोटबुक वगैरे करा। त्यानंतर फर्स्ट पेज पासून स्टार्ट करा, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर। माझ्याबरोबर लिहित चला, राईट डाउन दिस थिंग्स आर इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर ॲज इट इज अर्लियर फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर वी हॅव राईट ऑल थिंग्स आर there, also right here engineering mathematics second, introduction of subject teacher। नेक्स्ट प्रोफेसर एस डी सुनील एस,
लिख दम, यस लिख दम. टीचिंग एक्सपिरियन्स 7 years. सब्जेक्ट taught M1 M2. कॉन्टॅक्ट नंबर लिहून ठेवा तुमच्याकडे. मीच असेल माझ्याकडे असेल तुमच्याकडे सेव्ह असेल काय प्रॉब्लेम नाही. ओके. ईमेल आय डी ऑल्सो यस लिख दम @cvoe.swire.ac.in. write down also these things. Recording in progress. Okay. और अपना सब्जेक्ट नेक्स्ट वो कौन सा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड है. सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम लिख रहे हैं. ओके. और तो उसके बाद सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट. सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट. और नेक्स्ट है C122. ये अपन के कोड है. ओके. और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोड C122 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड. एग्जामिनेशन स्कीम ESE 70 marks, ISE 30 marks, ICA 25 marks. Don't start your videos. Is 70 marks ISA. Same online exam is there for 50 marks online exam. You can 50 convert into 70. तुम्हाला 50 कन्वर्ट कशामध्ये असेल 70 मध्ये असेल. ओके. तुम्हाला 50 मार्क्स एग्जाम झालेली ऑनलाइन एग्जाम 50 मार्क्स. आपने जो ऑनलाइन एग्जाम 50 मार्क्स दिए हुए उसको क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे जब रिजल्ट आएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा 70 मार्क्स में कन्वर्ट होगा. ओके. तो इसके लिए पासिंग कितना आउट ऑफ 70 कितने मिलने चाहिए 28 मिलने चाहिए. ओके. तब क्या होगा आप पास हो जाएंगे आउट ऑफ 70. ओके. एग्जाम होती है कितने मार्क्स की आपकी 50 मार्क्स की एग्जाम हो गई है. ओके. तो 50 मार्क्स एग्जाम उसको क्या करेंगे फर्स्ट ये कन्वर्ट कर देंगे. ओके. 50 मार्क्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें कन्वर्ट कर देंगे 70 में. ओके. तो 70 में कन्वर्ट करने के बाद तो आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए मैक्सिमम 28 मार्क्स चाहिए 28. ओके. सपोज आपको कितने टोटल फिफ्थ सब्जेक्ट है. फिफ्थ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को आपको 30 है 30 मार्क्स मिला है. कंसिडर करिए एग्जाम्पल. आपको सब 5 आपको टोटल 5 सब्जेक्ट है उसमें से 30 और लास्ट में क्या है 21 है. तो इसमें कितने से मार्क्स कम है आपको पासिंग के लिए 7 मार्क्स कम है.
तो आपको क्या मिलेगा, इसका कंडोल मिलेगा। कितने मार्क्स का कंडोल रहता है, 7 मार्क्स का कंडोल रहता है, और एक ही सब्जेक्ट को मिलता है। अगर आप रिमेनिंग 5, हमारे 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट में आप पास है, और एक सब्जेक्ट में आपको 7 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स कम है, तो आपको क्या मिलेगा, कंडोल मिलेगा। ओके, जर तुम्हाला 5 सब्जेक्ट असतील त्यातले 4 सब्जेक्ट तुम्ही पास आहे, एका सब्जेक्टला तुम्हाला 7 मार्क्स कमी, मॅक्झिमम 7, हा कमीत कमी 1 2 3 4 काय प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही मिळून जातील तुम्हाला, ते कंडोल असेल 7 मार्क्स। तर एक प्रत्येक सेमिस्टरला काय असेल, 7 मार्क्स कंडोल, each semester have a 7 marks condole for only one subject is there. Okay, if we get 30 marks and last remaining 2 subject, we got 25 and 25, then 7 marks split into 3 plus 3. जर कसं असेल बघा, 3 सब्जेक्ट तुम्ही पास झालाय, ओके, 3 सब्जेक्ट तुम्ही ऑल क्लिअर आहे, आणि 2 सब्जेक्टला काय 25 आहे, 25 आहे, तर ज्यावेळेस हे स्प्लिट होत आहेत ना मार्क्स, त्यावेळेस किती होतील, 6 स्प्लिट होता ओनली। यहाँ पे सिर्फ 6 प्लस स्प्लिट होता है, 7 स्प्लिट नहीं होता है। अगर आपको सपोज यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 25 है, तो आप पास नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मार्क्स कम है, 4 मार्क्स कम है, और यहाँ पे कितने मार्क्स कम है, 3, तो 4 + 3 आप 7 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जब स्प्लिट होता है ना, तब आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, तो 25 है तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपको 22 है और एक में 26 है, तो इसमें कम कितने, 6 कम, सॉरी, इसमें सपोज 24 है और यहाँ पे 26 है, तो इसमें 4 कम है, इसमें 2 कम है, तो आपको स्प्लिट हो जाएगा मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब स्प्लिट होता है तब कितना रहेगा, 3 मार्क्स का स्प्लिट होता है, और एक सब्जेक्ट को चाहे तो 7 मार्क्स मिलते हैं पासिंग के। एनी डाउट, तुम्हाला काय डाउट आहे का याच्यामध्ये? नो सर. ज्यांना की पेपर वगैरे टफ गेला असेल तर त्यांच्यासाठी सांगितले, कारण बरेच जण मला विचारत होते मेसेज करून, तर त्यांच्यासाठी मी सांगितलं थोडंसं। 50 मार्क्सची एक्झाम होते, ते 70 मध्ये कन्वर्ट करतील, 70 मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर किती मार्क्स पडायला पाहिजे, 28 पासिंगसाठी, मिनिमम 28। पेपर खूप इझी होते, 28 ची तुम्हाला गरज नाही, कारण 60-70 मार्क्स मिळून जातील सर्वांना, कारण खूप छान पेपर दिले तुम्ही, ऐकायला मिळाले। ओके, नेक्स्ट सेम ISC थर्ड, ISC फॉर 30 मार्क्स, 30 मार्क्स ISC फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, 30 मार्क्स काय असेल, ISC असेल, आणि आउट ऑफ 30 मार्क्स 30 असेल। ओके, 30 गेट ॲव्हरेज काय असेल, 30, बेस्ट 2 ॲव्हरेज असतं, बेस्ट 2। we have given 3 ISC, but out of 3 ISC we have to choose only best 2 ISC performs। okay, आपको जो 3 ISC होने वाले उसमें से क्या होंगे, 2 जो बेस्ट है वो 2 मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको 2 ISC को सपोज 30 मार्क्स है, तो लास्ट ISC में कितनी चाहिए, मिनिमम 12 चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, आपका एवरेज 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है 12 मार्क के लिए पासिंग ISC। अगर आप पास नहीं है थर्ड ISC में, फेल है, सपोज यहाँ पे 8 है, तो देखो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 है, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो गए ना, तो अगर आप थर्ड ISC में फेल है तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 30 + 30 60 प्लस 10 क्या हो जाए 70, तो 70 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, वो 70 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि जब एवरेज निकालते तो 3 का निकालते। अगर आप एक ISC में फेल है तब क्या करेंगे, वो एवरेज ऑफ 3 लेंगे, बेस्ट 3, क्योंकि इसमें 3 का एवरेज लेंगे, इसमें कितना है 23 के आसपास आता है, तो यहाँ पे 23 मार्क्स हो जाएंगे। बेस्ट 2, पण बेस्ट 2 कधी आपल्या होतं, तुम्ही 2 ISC मध्ये सपोज 3 ISC तुम्ही पास पाहिजे, तरच काय होणार, बेस्ट 2 होणार। तुम्ही जर एक जरी ISC फेल असाल तर बेस्ट काय असणार, 3 असणार, 3 चे ॲव्हरेज असेल, आणि ॲब्सेंट असेल तरी पण 3 च ॲव्हरेज पकडतात। काय काय महारथी मागल्या वेळेस ॲब्सेंट होते, ISC ला ॲब्सेंट राहते, तर यावेळेस तसं काही करू नका, कारण एखाद्या वेळेस जर कॉलेज ऑफलाईन वगैरे स्टार्ट झालं तर तुमची एक्झाम ऑफलाईन पण होऊ शकते। लसीकरण वगैरे झालं तर तुमचं कॉलेज स्टार्ट होऊ शकतं, जर लवकर लसीकरण झालं कोविड-19चं, तुमचं कॉलेज पण लवकर स्टार्ट होऊ शकतं।
कारण फर्स्ट सेमिस्टर सारखं इतकं कन्सिडर करू नका ह्या वेळेस सेकंड सेमला पण. तर म्हणा काय नाही, ऑनलाईन एक्झाम असते, काय टेन्शन घेणे असं काही विचार करू नका. ओके. नेक्स्ट पार्ट है ICA 25 मार्क्स. ICA कितने मार्क्स है? 25. इसमें क्या है? चैप्टर टेस्ट होंगे, चैप्टर टेस्ट. चैप्टर टेस्ट कितने होंगे? 3 चैप्टर टेस्ट होंगे. इसके बाद असाइनमेंट है, 6 असाइनमेंट, सॉरी 5 असाइनमेंट होंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस का बहुत कुछ पता नहीं, तब तक 6 कंसिडर कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम एक चैप्टर कैंसिल किया था, लेकिन इस बार कुछ बता नहीं सकते. असाइनमेंट कितने होंगे? 6 असाइनमेंट होंगे. और आपका जो बिहेवियर है वो सब मिला के कितना होगा? 25 मार्क्स का होगा. चैप्टर टेस्ट का हम रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद असाइनमेंट आपने सबमिट किया कि नहीं वो देखेंगे, और उसके बाद बिहेवियर. आप बिहेवियर मतलब अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस लेक्चर को आप रेगुलर प्रेजेंट रहते कि नहीं रहते, वो सब चेक करेंगे. ठीक, और उस पर डिपेंड है 25 मार्क्स होंगे. तो टोटल देखो 30 मार्क्स का क्या होगा? आपका थ्योरी पेपर होगा. 30 मार्क्स IC जो आपके हाथ में, अगर आपने अच्छी दी IC तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. यही सब, ये मार्क्स कहाँ पे इंक्लूड होने वाले आपके? फाइनल एग्जाम में. ठीक, उसके बाद कितना है? 25 मार्क्स है. ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलर लेक्चर करेंगे, रेगुलर टेस्ट देंगे और असाइनमेंट वगैरह फिल करेंगे तो आपको आउट ऑफ 25 24 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप अटेंडेंस रेगुलर नहीं रहेंगे तो आपको absent, सपोज एक चैप्टर टेस्ट, आप एक दो चैप्टर टेस्ट आप फेल है, आपने अटेंड किया है, फेल है, फिर भी आपको कंसिडर करेंगे. लेकिन आपने चैप्टर टेस्ट ही नहीं दिए तो आपको आप ही कंसिडर नहीं करेंगे. तो जो आपके हाथ में जो 25 मार्क्स है, वो 25 मार्क्स में आपको कम से कम 10-12 तो मार्क्स सिर्फ देंगे, वो आउट ऑफ नहीं मिलेंगे, जो आपको आउट ऑफ मिलने चाहिए. क्योंकि इसके लिए सर, जो 25 मार्क्स है, पूरे 25 मार्क्स आपके जो सब्जेक्ट टीचर है उनके हाथ में रहते हैं. अगर आपने अच्छी चैप्टर टेस्ट दी हाथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑल चैप्टर टेस्ट आपने अटेंड किए, आपको अच्छे मार्क्स है, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स है, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो आपको 12 मार्क नहीं देंगे, 24 ही मार्क्स देंगे. लेकिन उसमें एक कंडीशन है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप लेक्चर को प्रेजेंट रहने चाहिए, लेक्चर में ठीक से लेक्चर अटेंड करना चाहिए, तभी मिलेंगे. नहीं तो आप अटेंडेंस आपकी लो है, आप लेक्चर में ठीक से अटेंड नहीं करते, लेक्चर में डिस्टर्ब करते, आपका बिहेवियर ठीक नहीं, तो उसमें आपको मार्क्स नहीं, यहाँ पे भी नहीं कर सकते. ठीक, ये रहा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का एग्जामिनेशन स्कीम, जो आपको ऑलरेडी मालूम आहे. कारण तुम्हाला माहितीच आहे काय, जे स्टार लास्ट सेमिस्टर आपण शिकलो तेच आहे. सेक्शन फर्स्ट, सेम सेक्शन फर्स्ट 3. लास्ट टाइम सारखं सेम, सेक्शन फर्स्ट 3 चॅप्टर्स, सेक्शन सेकंड 3 चॅप्टर्स, आणि सेक्शन सेकंड 3 चॅप्टर्स. सेम प्रोसिजर, जसं कसं लास्ट सेमिस्टर होतं सेमिस्टरला पण तसंच असेल. ओके. सेक्शन फर्स्ट, ODE of first order and the degree and application, 22 marks. ODE म्हणजे काय असेल? ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. 1 मिनिट.
ओके, ओडी में फर्स्ट ऑर्डर डिग्री एंड एप्लीकेशन। ओके, देखिए इसमें ऑर्डर डिग्री जनरल सॉल्यूशन, इसमें डेफिनेशन होंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम सेकंड, पूरा जो सेम सेकंड है वो किस पे डिपेंड है, डेरिवेटिव ऑन एंड इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सेम सेकंड में। अपने 12th में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको इजी जाएगा ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम स्टार्ट से ही सब्जेक्ट के जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो पूरे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन विथ इंटीग्रेशन भी डिस्कस करेंगे, आपको याद रखने सब। ऐसा किया तो आपको सेकंड सेम का ये जो मैथमेटिक्स है वो इजी जाएगा। लेकिन इस आपने अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, देखो ये जो एग्जाम में अभी फिक्स नहीं ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, म्हणजे आपला अजून काय फिक्स नाही ऑनलाईन होणार आहे का ऑफलाईन होणार आहे काय माहित नाही, पण थर्ड सेमिस्टर तुम्ही नेक्स्ट इयरची थर्ड सेमिस्टर काय असणार आहे फिक्स ऑफलाईनच होणार आहे थर्ड सेमिस्टर। आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय शिकायचं आहे, M3 शिकायचं आहे, तर M3 साठी तुम्हाला काय लागणार आहे, M3 साठी ओनली इंटिग्रेशन लागतं, इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह, तिथे पण इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्हचा पुढचा पार्ट लागतो। तर त्यासाठी तुम्हाला ह्याच सब्जेक्टमध्ये परफेक्ट होणं गरजेचं आहे। म्हणजे ऑनलाईन एक्झाम आहे काय सिरियस घ्यायचं आहे असं करू नका याच्यामध्ये, सेम सेकंडमध्ये M2 मध्ये, मोस्ट M2 मध्ये, कारण तुमची M3 ऑनलाईन ऑफलाईनच होणार आहे। आणि तुम्ही जर हे M2 जर सिरियसली नाही घेतला तर तुम्हाला मग परत ते एकादशी कशा असतात ना 15 दिवसाला महिन्याला, तसे मग तुम्हाला हे वाऱ्या करत बसावं लागतील, सेम फर्स्ट सेम सेकंड असं देत बसावं लागेल परत। तर त्यासाठी सेम सेकंड मधला हा जो M2 आहे तो खूप सिरियसली घेऊन शिका तुम्ही, व्यवस्थित नोट्स कलेक्ट डिक्टेट करा, फॉर्म्युले जे देते ते पाठ करा, फॉर्म्युले एक्झाम्पल कसे सॉल्व्ह करायचे ते काय ट्रिक्स आहेत वगैरे ते सर्व लिहून ठेवा। ओके, M1चा जास्त आपल्याला यूज नाही करायचा, पण M2चा यूज तुम्हाला 100% डिग्री M3 मध्ये करावाच लागतो, त्याच्यात तुम्हाला M3 शिकायलाच पाहिजे व्यवस्थित। त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थित नोट्स वगैरे डिटेक्ट करून ठेवा, फॉर्म्युले ज्यावेळेस देतो त्यावेळेस पाठ करूनच ठेवा, 10-10 वेळा फॉर्म्युले ते लिहा जर पाठ नसेल तुमचे फॉर्म्युले। ओके, अगर आपके पास आपको याद नहीं है तो 10 बार 20 बार लिखो वो फॉर्मूला और उसको याद रखो, क्योंकि आपके फॉर्मूले वो याद होनी ही चाहिए, तभी आपको M2 ईजी जाएगा, M2 ईजी जाएगा तभी आपको ये क्या M3 ईजी जाएगा। क्योंकि M3 के एग्जाम कैसे होने वाले हैं, ऑफलाइन ही होने वाली है, अब नहीं है लेकिन उसके बाद उस टाइम तो होगी ही होगी। ओके, तो उसमें फर्स्ट है ऑर्डर है, डिग्री है, जनरल सॉल्यूशन है, इसके आपको ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं वो पढ़ाएंगे। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद होमोजेनियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ पार्ट्स हैं, नॉन होमोजेनियस है, होमोजेनियस है, एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, लीनियर है, ये जो सब पार्ट है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट टू रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, उसके बाद न्यूटन्स लॉ होगा। ओके, जो वो सब है वो क्या होगा फर्स्ट चैप्टर में होगा। ओके, नेक्स्ट त्याला सेक्शन फर्स्ट झालं, किती मार्क्ससाठी, आउट ऑफ 22 मार्क्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 22 मार्क्स के लिए।
शांत बस. ओके, हा झाला फर्स्ट चॅप्टर. नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज फॉर 13 मार्क्स. ये बहुत इजी चैप्टर है, सेमेस्टर सेकंड का सबसे इजी चैप्टर है. अगर आपको अंडरस्टैंड हो तो इजी है. This chapter is very easy, but important things is in this chapter more confusion is there, because definition of all these things are test of convergence, absolute and conditional convergence, Cauchy test, comparison test, D'Alembert ratio test. The definition of all this Cauchy test, comparison test, D'Alembert test, convergence, absolute and conditional conditions are near but same. Small changes are there. Therefore, too many confusion in that chapter. ये चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि जो पार्ट्स है इसमें जो सब पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में जो डेफिनेशन है वो लिटिल बिट सेम ही है, सब थोड़ा सा चेंज है इसमें. तो इसमें कंफ्यूजन बहुत हो सकता है. अगर आपको ठीक से याद समझ लेंगे आप, उसमें भी हिंट है, हिंट आप यूज़ करेंगे, समझेंगे वैसे कौन सा कैसा याद रखना है. अगर ऐसा हो गया तो बहुत चॅप्टर इजी जाएगा आपको. हे सबसे इजी चॅप्टर आहे. ओके, हा चॅप्टर खूप सोपा आहे. पण कधी सोपा आहे, तुमचं कन्फ्युजन नाही झालं तर सोपं आहे. जर कन्फ्युजन झालं तर सगळ्यात अवघड चॅप्टर हा जो असेल सेमिस्टर मधला, आपल्या M2 मधला, तर हा इन्फायनाइट सिरीज आहे. जर तुम्ही कन्फ्यूज नाही झाला तर हे खूप सोपं आहे. तुम्ही कन्फ्यूज कधी नाही होणार, तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही टेस्ट होईल तिथे टेस्ट तुम्ही जर परफेक्ट केली, कॉची टेस्ट असेल, कंपॅरिझन टेस्ट असेल, D'Alembert टेस्ट असेल, कॉन्व्हर्जन्स, ॲब्सोल्यूट कंडिशन, हे 5 टेस्ट आहेत. ओके, एक टेस्ट एक परफेक्ट झाली, फर्स्ट टेस्ट झाली परफेक्ट झाली, ते एक्झाम्पल वगैरे बघितले, ते परफेक्ट केले, तर कन्फ्युजन होणार नाही. तुम्ही 2-3 चॅप्टर एकदम करत राहिला, म्हणजे सॉरी 2-3 पॉईंट एकदम तुम्ही स्टडी करत राहिला, तर 100% यामध्ये कन्फ्युजन होणार. ओके, नेक्स्ट आहे कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल आणि डिफरेंशिएशन्स. कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन टोटल कितने मार्क्स है? 17 मार्क्स. स्टेटमेंट्स ऑफ डी मोरिस थ्योरम सबसे इजी पार्ट है. एप्लीकेशंस ऑफ डी मोरिस थ्योरम, रूट्स ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशंस जो आपने 12th में निकाले वही यूज हमें करना है यहाँ पे. रूट्स ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शंस, x³ - 1 इज इक्वल टू 0. बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इसको रूट निकालने. ओके, उसके बाद सर्कुलर हाइपरबोलिक फंक्शंस, साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा किंवा कॉस थीटा. पिलर्स मेथड वगैरह इसमें हम इसमें स्टडी करेंगे. डिफरेंशिएशन, कॉची रीमैन इक्वेशन विदाउट प्रूफ है. ओके, एनालिटिक फंक्शन, एलिमेंट्री एलिमेंटिक फंक्शंस, इसमें एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है. ओके, कॉम्प्लेक्स आपने 11th में आई थिंक पढ़ा था. 12 में था क्या? 12 में होता का कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हाला? 11वी मध्ये. ओके, ठीक. तुम्ही 11वी जो स्टडी केलेला कॉम्प्लेक्स नंबर, त्यातला थोडासा पार्ट इथं पण असेल, स्टार्टिंगला बेसिक पार्ट्स असेल आणि तिथून पुढचे हे पार्ट्स असतील. नेक्स्ट आहे हार्मोनिक फंक्शन्स अँड कॉन्जुगेट्स, कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन्स. हा आहे कॉम्प्लेक्स नंबर 17 मार्क्ससाठी. ओके, मीडियम है चैप्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. नेक्स्ट सेकंड, सेक्शन सेकंड किती मार्कला टोटल? 16 मार्क्स. सेक्शन सेकंड फॉर 16 मार्क्स, इंटीग्रल कैलकुलस. इसमें क्या पढ़ना है हमें? गामा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज, इसके बाद बीटा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज. ये सब इजी है. इनके डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमें यूज करना है. जो फॉर्मूला है, just one formula for beta function, one formula for gamma function. We have to convert given example in these two functions. We got the answer directly by using the formula. Okay,
म्हणजे तुम्हाला काय असेल गॅमा फंक्शन बीटा फंक्शनचे काय फॉर्म्युले आहेत फक्त त्या दिलेलं एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं आणि डायरेक्ट फॉर्म्युल्यावरती पुट करायचं सॉल्व होऊन जाईल. नेक्स्ट डुप्लीकेशन फॉर्मूला विथ प्रूफ है. ओके तो प्रूफ तो इस बार पूछेंगे नहीं डायरेक्ट. ओके इसका आंसर होगा वो आपको याद करना होगा. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विथ कांस्टेंट लिमिट. एक पार्ट से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. ये पूरा चैप्टर किस पे डिपेंड है? इंटीग्रेशन. साइन तो मालूम है आपको, इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग. अगर कर्व ट्रेसिंग आ जाएगा तभी लास्ट का चैप्टर आपको मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं. और जो मैथ्स में रियल में क्या रहता है, मैथ्स कैसा होता है, तो इस चैप्टर स्टार्ट होने के बाद आपको समझ में आएगा. ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व, ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व, ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व. The use of this tracing of curve is to take one example. This example x square minus x plus 1 is equal to 0. ये आपका इक्वेशन है, तो इसका हमें क्या करना है, इसका कर्व निकालना है by using these things. Tracing of Cartesian curve, polar curve. Cartesian curve means including x y, polar curve means including क्या होगा r theta. जिस इक्वेशन में x y होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कर्व कहते हैं. इसमें r और थीटा रहता है उसको पोलर कर्व. और जिसमें x इज इक्वल टू f of t और y इज इक्वल टू f of t, g of t. ओके x इज इक्वल टू f of t और y इज इक्वल टू g of t. इससे क्या कहते हैं हम, पॅरामेट्रिक कर्व. तर बघा याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, कर्व ट्रेसिंग मध्ये हे तुम्हाला जर एक फॉर्म्युला दिला, म्हणजे सॉरी हे काय दिलंय तुम्हाला, एक इक्वेशन दिलंय कार्टेशियनचं इक्वेशन. ओके एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तर आपल्याला काय करायचं, कर्व काढायचं, कर्व फाइंड करायचं. ओके मग ते कर्व फाइंड करण्यासाठी कोणती मेथड वगैरे यूज करायची ते याच्यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल. हा कर्व ट्रेसिंग 3 पार्ट्स आहेत, कार्टेशियन कर्व, पोलर कर्व, पॅरामेट्रिक कर्व. each curve have 8 to 9 example is there. And last time multivariable integral calculus for 23 marks. Multivariable integral calculus, direct evaluation of double integration. अब तक आपने फर्स्ट सिंगल इंटीग्रेशन सीखा होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन निकालना है. एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई से क्या कहते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन. ओके उसके बाद इवैल्यूएशन ओवर द गिवन रीजन. ओके उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज टू पोलर, ट्रिपल इंटीग्रेशन. और एक है ट्रिपल इंटीग्रेशन बेस में. ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब 1 2 3 एफ ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड. ट्रिपल इंटीग्रेशन इसमें सॉल्व करना है आपको. उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डबल इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया एंड मास ऑफ लैमिन. ये जो पूरा सिलेबस है. एनी डाउट इन दिस सिलेबस? काय अडचण वगैरे असेल तर तुम्ही विचारू शकता.
ते काय डाऊट नाही याच्यामध्ये तुम्हाला कुणाला? हे फर्स्ट लेक्चर अटेंडन्स खूपच छान आहे. असंच प्रेझेंट राहा. अजून जे बाकी आहे त्यांना मी कॉल करणार आहे त्यांच्या घरच्यांना.